हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी। यह मैं IC ग्रुप एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, सहकारी बैंक क्या है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सहकारिता क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने बताया सहधनकारिता यानी मिलजुल करके आर्थिक दृष्टिकोण से कार्य करना अपनी अभिवृद्धि के लिए, यानी दुर्बल व्यक्तियों का, कमज़ोर व्यक्तियों का, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे व्यक्तियों का यह एक संगठन है जो मिल करके अपनी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए कार्य करता है। प्रत्येक सब के लिए, सब प्रत्येक के लिए इस दृष्टिकोण से काम करता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक सहकारिता के ही आधार पे कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना होती है। और कोऑपरेटिव बैंक का क्या महत्व है, वर्ल्ड में कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत कहाँ से हुई है, इन सभी का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कि सहकारी बैंक का अर्थ क्या होता है और मीनिंग ऑफ सहकारी बैंक या मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको एक बना दिया है कोऑपरेटिव बैंक का क्या कार्य है, कैसे यह काम करता है, किन लोगों का यह संगठन है। ऐसे हम कह सकते हैं कि सहकारी बैंक से अभिप्राय व्यक्तियों के ऐच्छिक संगठन से है। सहकारी बैंक से अभिप्राय व्यक्तियों के ऐच्छिक संगठन से है जो पारस्परिक सहयोग द्वारा समानता, स्वयं सहायता, लोकतंत्रीय आधार पे सामूहिक हितों की वृद्धि के लिए बैंकिंग व्यवसाय करता है। जैसे आपने देखा कि जो सहकारी बैंक है वो एक प्रकार का ऐच्छिक संगठन है, वह एक प्रकार का ऐच्छिक संगठन है जो पारस्परिक सहयोग, यानी जो पारस्परिक सहयोग के आधार पर, लोकतंत्रीय आधार पर, स्वयं समानता के आधार पर, सहायता के आधार पर, सामूहिक हितों की वृद्धि के आधार पर बैंकिंग व्यवसाय करता है। हम कह सकते हैं कि सहकारी बैंक यह एक ऐसा संगठन है जो ऐच्छिक संगठन है जिसमें स्वेच्छा से आप उसमें सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, स्वेच्छा से आप उससे स्वतंत्र रूप से आप बाहर भी जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये जो सहकारी संगठन बनाया जाता है वो पारस्परिक सहयोग के दृष्टिकोण से सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। पारस्परिक सहयोग की भावना के दृष्टिकोण से यह बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, समानता, स्वयं सहायता, यानी समानता एवं स्वयं सहायता, यानी जो समानता भी होता है और स्वयं सहायता के लिए एक लोकतंत्रीय आधार पर, यानी कि लोकतंत्रीय आधार पर इसकी जो प्रभुसत्ता होती है यह पूरी तरह से सदस्यों में निहित होती है। अभी मैंने आपको सहकारिता में बताया था, तो वही सेम चीज़ें हैं। तो ये लोकतंत्रीय आधार पे इस और सामूहिक हितों के दृष्टिकोण से सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। तो आपने देखा कि सहकारी बैंक से अभिप्राय व्यक्तियों के ऐच्छिक संगठन से है जो पारस्परिक सहयोग द्वारा समानता, स्वयं सहायता तथा लोकतंत्रीय आधार पर सामूहिक हितों की वृद्धि के लिए बैंकिंग व्यवसाय करता है। मैंने बताया ऐच्छिक संगठन पारस्परिक सहयोग के लिए, समानता के आधार पर, लोकतंत्रीय आधार पर, सामूहिक हितों की वृद्धि के लिए, क्योंकि यह दुर्बल व्यक्तियों का संगठन है, कमजोर व्यक्तियों का संगठन है। हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं सहकारी बैंक एक ऐसा बैंकिंग संगठन है, यानी सहकारी बैंक एक ऐसा बैंकिंग संगठन है जिसमें लोग स्वेच्छा से समानता तथा सहकारिता के आधार पर, स्वेच्छा से समानता तथा सहकारिता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए संगठित होते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि सहकारिता एक ऐसा बैंकिंग संगठन होता है जिसमें लोग स्वेच्छा से समानता तथा सहकारिता के आधार पे आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए संगठित होते हैं। इसी को हम बोलते हैं सहकारी बैंक, इसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो हमने देखा
कि मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक क्या है, इसको हमने समझाया। यानी ये कोऑपरेटिव बैंक है जो ऐच्छिक संगठन है, ये समानता, स्वयं, पारस्परिक सहयोग, लोकतांत्रिक आधार पे सामूहिक हितों की रक्षा के लिए यह कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की जाती है। इसके विशेषताएं कुछ दिया गया है। स्थापना का मतलब है सहकारी बैंकों की स्थापना सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पे की जाती है। यानी हम कह सकते हैं सहकारी बैंकों की जो स्थापना है वो सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पे की जाती थी, जिसमें सहकारिता का मतलब यह है कि आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों को आर्थिक दृष्टि से सबल व्यक्तियों द्वारा शोषण से मुक्ति प्राप्ति के लिए यह दुर्बल व्यक्तियों का यह एक आर्थिक संगठन होता है। तो उसी के आधार पे यानी सहकारिता के ही आधार पे कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की जाती है। तो इसका कहने का मतलब है सहकारी बैंकों की स्थापना सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पे की जाती है। दूसरा है पारस्परिक सहयोग एवं सहायता। पारस्परिक सहयोग एवं सहायता माने ऐसी संगठन, ऐसी संस्था जिसके जो सदस्य होते हैं पारस्परिक सहयोग, समानता तथा स्वयं सहायता के आधार पे काम करते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि यह एक प्रकार का ये ऐसा संगठन है जो संगठन के जो सदस्य होते हैं वो पारस्परिक सहयोग, समानता, स्वयं सहायता की भावना से कार्य करते हैं। यानी इसके अंतर्गत जितने भी सदस्य हैं वो एक दूसरे के सहयोग के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए उनकी भावनात्मक लगाव इस प्रकार का रहता है कि हम इससे संबंधित सदस्यों का जितना संभव हो आर्थिक सहयोग हम कर सकें। तो इस तरह के दृष्टिकोण से इसकी विशेषताएं अभी है। दुर्बल व्यक्तियों का संगठन। दुर्बल व्यक्तियों का संगठन मैंने बताया था कि यह एक ऐसा संगठन है जो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से सबल व्यक्तियों के द्वारा सताए जाने के कारण, शोषण के कारण यह इन लोगों का एक प्रकार का आर्थिक संगठन है। यानी हम यह भी कह सकते हैं यह प्रायः आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों का संगठन होता है जो सामूहिक प्रयासों द्वारा, मतलब ये जो ऐसा संगठन होता है ये दुर्बल व्यक्तियों का संगठन होता है जो सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए संगठित होते हैं। यानी जो इसमें सामूहिक प्रयासों के द्वारा अपनी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए, मतलब आर्थिक उत्थान के लिए यह क्या होते हैं, संगठित होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि दुर्बल व्यक्तियों का यह संगठन है, यानी दुर्बल व्यक्तियों का संगठन है, यानी आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों का संगठन है जो सामूहिक प्रयासों द्वारा स्वयं सहायता के दृष्टिकोण से अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के दृष्टिकोण से यह एक संगठन स्थापित करते हैं जिससे अपनी स्वयं की रक्षा करते हैं। तीसरा आप देख सकते हैं कि यह प्रबंध लोकतंत्रीय आधार पे, जिस तरह से सहकारी बैंकों का जो प्रबंधन है वो लोकतंत्रीय आधार पे आधारित था, जिसकी जो प्रभुसत्ता थी वो जनता में निहित थी, जनता के जो उसमें सदस्य थे उसमें निहित थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सहकारी बैंकों की भी स्थापना लोकतंत्रीय आधार पे की जाती है जिसकी प्रभुसत्ता सदस्यों में निहित होती है। नेक्स्ट है उद्देश्य इसका होता है कि आर्थिक हितों की रक्षा करना, आर्थिक हितों की रक्षा करना, प्रत्येक के लिए इस दृष्टिकोण से कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की जाती है। तो हमने देखा कि कोऑपरेटिव बैंक की मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक है क्या, इसकी मतलब विशेषताएं क्या थी। अब हम लोग लेके चलते हैं कि विश्व में सहकारी बैंक का सूत्रपात, यानी सर्वप्रथम विश्व में सहकारी बैंकों की स्थापना कब और कहां और कैसे हुई उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देख सकते हैं कि विश्व में सहकारी बैंकों के सूत्रपात का थोड़ा सा एक किस्सा हम आपको सुनाते हैं। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी में, जो जर्मन के नाम से जानते हैं, जर्मनी में जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो कारीगर थे, यानी हम कह सकते हैं वर्ल्ड में जो प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना
19वीं शताब्दी के मध्य जर्मनी में वहाँ पे जो ऋण देने का काम करते थे वो यहूदी थे। यहूदी लोग वहाँ पे ग्रामीण जनता को, शहरी जनता को ऋण उपलब्ध कराता था, जिसकी जो ब्याज दरें हैं वो बहुत ऊंची थी। ब्याज दरें क्या थी? बहुत ऊंची थी, जिससे वहाँ का आम जनता, और किसको ऋण देते थे? ये कारीगर को देते थे, ये किसान को देते थे, ये मजदूर को देते थे, या बहुत गरीब व्यक्ति होता था उसको देते थे। तो इस तरह से कारीगरों, कामगारों, मजदूरों, गरीब व्यक्तियों आदि को यहूदी लोग 19वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी में यह ऋण देने का काम करते थे, जिनका जो ब्याज दर था बहुत ऊंचा था। तो इस गरीब किसान, मजदूर आदि व्यक्तियों की आर्थिक अभिवृद्धि के लिए, आर्थिक रक्षा के लिए दो विद्वानों ने इस संस्था का निर्माण किया, कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की। ये उन्हीं लोगों का विचार है। तो वर्ल्ड में, विश्व में अगर क्वेश्चन आता है, विश्व में सर्वप्रथम सहकारिता का सूत्रपात कहाँ हुआ था वर्ल्ड में, तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड में कोऑपरेटिव बैंक की जो स्थापना है वो यहाँ पे जर्मनी में हुआ था। और इसको दो भागों में बांट दिए हैं, शहरी साख समिति और ग्रामीण साख समिति। यानी हम कह सकते हैं अर्बन कोऑपरेटिव कह सकते हैं और रूरल कोऑपरेटिव कह सकते हैं, यानी क्रेडिट कोऑपरेटिव, और यहाँ पे इसको भी कह सकते हैं रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव, यानी शहरी साख समिति और ग्रामीण साख समिति। जिसमें शहरी साख समिति के जो जन्मदाता हैं, जनक हैं, वो हरमन सुल्ज़-डेलिस है, और ग्रामीण साख समिति के जो जन्मदाता हैं वो फ्रेडरिक विलियम रेफेजन है। यानी हम कह सकते हैं कि जर्मनी में शहरी साख समिति का सूत्रपात, कहने का मतलब है शहरी गरीबी भी होता है और ग्रामीण भी गरीबी होता है। यानी गांव में भी जो किसान जैसे लोग हैं, कारीगर हैं, मजदूर हैं, इसी तरह से शहरों में भी शहरी गरीबी है। तो शहरों में जो ऐसे गरीब व्यक्ति हैं, जो मजदूर व्यक्ति हैं, जो दुकानदार व्यक्ति हैं, जो पूंजी के अभाव में कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस आदि नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हरमन सुल्ज़-डेलिस ने शहरी साख समिति की स्थापना किया। और गांव में जो गरीब जनता है, किसान है, मजदूर है, कामगार हैं, ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति हैं जिन्हें उत्पादन एवं उपभोग दोनों कार्यों के लिए ऋण लेना पड़ता है, वो गांव में बसते हैं, जिसका फ्रेडरिक विलियम रेफेजन, यानी हम कह सकते हैं ग्रामीण स्तर के ग्रामीण साख समिति का सूत्रपात करने का जो श्रेय जाता वो फ्रेडरिक विलियम रेफेजन है। और शहरी साख समिति, जो शहरों स्तर पे साख समितियों की स्थापना किया, वो हरमन सुल्ज़-डेलिस है। तो आज के लिए इतना हम देखते हैं कि विश्व में प्रथम सहकारी साख समिति की स्थापना कहाँ हुई, तो जर्मनी में हुई, 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई। जर्मनी में यहूदी लोग ऋण देने का काम करते थे। जिस प्रकार भारत में सेठ, साहूकार, बनिया आदि जो लोग हैं, ये गांव में जनता को ऋण देने का काम करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे यहूदियों का काम था कि आम व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराना, जिसको तोड़ने का काम हरमन सुल्ज़-डेलिस और फ्रेडरिक विलियम रेफेजन ने ये किया, जिससे आम आदमियों की आर्थिक रक्षा हो सके। वहीं से इसका सूत्रपात हुआ। और फिर देखेंगे भारत में शहरी साख समिति का सूत्रपात कब हुआ, उसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और चाहेंगे कि आप अपने मित्रों में शेयर करें, सहयोग करें, और जो आपको समझ में ना आए वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।